हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम जो है वो नेक्स्ट इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे जिसमें हम जो है वो हमारा जो टेट आर्ट्स हुआ है लास्ट टाइम पे, उसके जो आप लोगों का 17 नवंबर 2024 वाला जो पोर्शन है, यानी कि नवंबर सेशन में जो आप लोगों का टेट आर्ट्स कंडक्ट कराया गया था, उसके 30 क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले जो है वो डायरेक्शन गिवन है 61 और 62 में। आप लोगों को यहाँ पे बताना है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द इडियम। इडियम को कंप्लीट करता हुआ तो सबसे पहला वर्ड है एज इनोसेंस एज अ, यानी कि इनोसेंट, किसकी तरह इनोसेंट। इनोसेंट कौन सा होता है, यहाँ पे एक इडियम यूज की जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि वो तो उसकी तरह बिल्कुल शरीफ है, तो एक टाइप की हम इडियम बनाते हैं, कहावत बनाते हैं। तो ये किसको बता रहा है? डव को बता रहा है, शीप को बता रहा है, डक को बता रहा है, या डो को बता रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डव, यानी कि जो आपका हार्मलेस होता है, प्योर होता है, इसको हम क्या कहेंगे? डव कहेंगे। तो एज इनोसेंट एज अ डव। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। इडियम एज इनोसेंट एज अ डव करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही कॉमन है और वेल एस्टेब्लिश्ड है, पहले से बोला जाता है। एक बोलते हैं ना पारंपरिक विशेषण फॉर्म में, वैसे चीज है, पहले से इसको हम इस तरीके से जानते हैं। यहाँ पे जो स्माइल के लिए यूज किया जा रहा है, यूज टू डिस्क्राइब समवन हु इज प्योर, जिसकी स्माइल जो है वो प्योर है, हार्मलेस है और नेव है। डव्स आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद पीस के साथ में और प्योरिटी के साथ में हम जो है वो यहाँ पे डव का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एज प्राउड एज अ। तो किसकी तरह? प्राउड, गर्व की बात कर रहे हैं, तो जेंडर की तरह, आउल की तरह, पैरोट की तरह, या पीकॉक की तरह। यहां पर भी आपके पास इसी तरीके से वर्ड पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज प्राउड एज अ, गर्व मतलब किसकी तरह? पीकॉक की तरह। तो यहाँ पे इडियम एज प्राउड एज अ पीकॉक करेक्ट होगा। वाइडली यूज्ड बिकॉज पीकॉक्स आर नोन फॉर देयर फ्लैम्बॉयंट डिस्प्ले, और फेदर्स के लिए, उनके पंखों के लिए जाना जाता है। एंड देयर ऑफन स्टेटली सेल्फ इंपॉर्टेंट जो आपका डिमेनर है इज सिग्निफाइज समवन हु इज वेरी वेन और कंसीटेड होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो आपने सिंपल सा वर्ड याद रखना है, एज प्राउड एज अ पीकॉक, और एक हमने क्या कहा था? एज इनोसेंट एज अ डव। इस तरीके से आपको चीजों का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 63 to 67 में कहा गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच को आपको बताना है। तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के थ्रू भी यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं। जैसे आर यू अ वेजिटेरियन, ही सेड टू हर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पोर्शन कौन सा आता है? जो आपका ही सेड टू हर, उसने उससे कहा कि क्या तुम वेजिटेरियन हो। तो ये कई बार ना आगे पीछे दे दिया जाता है। वैसे ये हमारा पहला पोर्शन है जिसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, और ये सेकंड पोर्शन है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे आपके देखना है आर यू अ वेजिटेरियन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम जो है वो किसका यूज करते हैं? या तो इफ का यूज करते हैं या तो वेदर का यूज करते हैं, दोनों में से। तो यहाँ पे देखेंगे, और आपका जो सेड टू है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वो आस्क्ड में होगा। सबसे पहले सिर्फ वही ऑप्शन देखेंगे, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आस्क्ड यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ नहीं लगा है, इस ऑप्शन को कट कर देंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा या तो इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा। इन ऑप्शंस पे इफ वेदर भी लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ही है हमारा, यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, इस चीज की देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा जब हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं उसको हम सिंपल बनाते हैं नरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें इसको सिंपल बताना है तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये वाली चीज आएगी, लेकिन देखेंगे यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि हर है, हमें लड़की के बदले में यहाँ पे यू है, यानी कि ये कैसा केस है? सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, इन चीजों को देखना है। तो जो केस यहाँ है वही केस लगेगा इस चीज का भी। तो ये कौन सा है, इस चीज को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अब देखो यू हमारा सब्जेक्टिव केस भी होता है, यू ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो इसको पहले क्वेश्चन को ना आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लगेगा। ही सेड टू हर, फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आर
यू अ वेजिटेरियन। ठीक है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है इस तरीके से, क्वेश्चन मार्क होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। तो मैंने क्या कहा, सेड टू का हमने आस्क्ड में चेंज किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ और वेदर का हमने देखा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं यू। यू कौन सा पर्सन है, कैसे पता चलेगा, आर यू लिखा हुआ है, अ वेजिटेरियन, कि तुम जो है वो एक वेजिटेरियन हो। तो ये कौन सा केस लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगेगा, क्योंकि इसे हम एज अ सब्जेक्ट बनाएंगे, यू आर अ वेजिटेरियन, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नरेशन में हम इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव नहीं रखते हैं, उसको सिंपल बनाते हैं। तो ये सब्जेक्टिव है, तो हमें पता है, ये रहा हमारे पास कुछ रूल रहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जो है वो सन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे हर। तो है कौन सा, ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, तो इसका भी सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि क्या आएगा, हर का सब्जेक्ट क्या होता है, शी होता है। ठीक है, तो शी सब्जेक्टिव केस होता है और शी का हर ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो शी को ढूंढेंगे यहाँ पे तीन ऑप्शंस में, एक यहाँ पे शी है, यहाँ पे शी है, यहाँ पे शी है, तो ये तो तीनों जगह पे मिल रहा है हमें अगेन। फिर उसके बाद आ जाते हैं आर लगा हुआ है, तो आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है। जब हम चेंज करते हैं नरेशन तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस लगेगा, यानी कि पास्ट के कॉन्टिन्यूस में वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो यहां पर भी लगा है, यहां पर भी लगा हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, अ वेजिटेरियन है, ही आस्क्ड हर वेदर शी वॉज अ वेजिटेरियन, he asked her if she was a vegetarian, ये इस तरीके से लगा हुआ है। तो वेदर और इफ का ही पॉइंट है, जब आपके पास दोनों तरीके से चीजें दी होती हैं तो यहाँ पे दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मैंने अभी कहा आप इफ और वेदर का यूज करोगे, मैंने पूरी चीज आपको अच्छे से समझा दी है। फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और बी दोनों आपके जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डिटेल्ड यहाँ पे सारी की सारी मेंशन है कि कहाँ पे कौन सी चीज किस तरीके से हो रही है। तो अगर इन सारी चीजों को दोस्तों आप डीप डाउन जाकर पढ़ना चाहते हो, कोर्स के अंदर सारी की सारी चीजें आपको डिटेल्ड फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। सारी चीजें, सारे के सारे रूल्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करवाए जाते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है दोस्तों, आप लोग जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। ये नंबर आप लोगों के सामने है 70181 और 86561। इस नंबर पर आपने जो है वो कॉल करना है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों जो लाइव क्लासेस हैं वो मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली हैं। उसके अलावा आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में जो है वो नोट्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, गाइडेंस आप लोगों को टीचर्स की यहाँ पे रहती है। लाइव क्लासेस हमारी जो है वो 4 to 5 आवर्स जो है वो डेली आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। अगर मैं कोर्स की फीस की बात करूं तो 3000 रुपीज जो है आप लोगों के पास जो है वो कोर्स की फीस है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, He said to me, are you not afraid? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको हमने चेंज करना है। ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। तो ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, रिपोर्टेड वर्ब है, और ये वाला पोर्शन कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो आर यू नॉट अफ्रेड, अगेन यहाँ पे क्या पूछा गया है हमारे से, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले आस्क्ड होना चाहिए, 2 ऑप्शन में आस्क्ड है, बाकी में नहीं है। बीच में क्या होना चाहिए था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, तो यहाँ पे इफ होना चाहिए। इफ यहाँ पर है और यहाँ पर आपके पास जो है वो इफ नहीं है, यानी कि इस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बच गया, नन ऑफ दीज पे हम जाएंगे नहीं, वैसे हो सकता है नन ऑफ दीज भी हो, देख लेते हैं आगे। आगे मैंने क्या कहा, यू अगेन सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा। तो अगर सब्जेक्ट की जगह यूज होगा तो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का आपका क्या होगा, आई होगा। आर है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, अभी पीछे भी यही चीज की थी, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब होगा, वॉज नॉट अफ्रेड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सिर्फ 2 चीजों से भी हमने एलिमिनेट कर दिया बाकी चीजों को, ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको सारी की सारी चीजें मेंशन यहाँ पे की हुई है, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको साथ में समझाई है, आप कर सकते हो। यहाँ हम सिर्फ एलिमिनेट करेंगे चीजों को। शी सेड टू हर फ्रेंड्स विल यू हेल्प मी, तो वो अपने दोस्त को बोल रहा है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अगेन विल यू हेल्प मी लगा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो said to को हम वैसे किस में चेंज करते हैं, said to को asked में चेंज करते हैं ना, तो यही चीज यहाँ पर भी करेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव में बन रही है चीज। तो आस्क्ड यहाँ पर लगा है, बाकी कहीं नहीं लगा है, तो सारी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देख लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे शी said to को चेंज कर दिया हमने, asked her friend, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने इफ का यूज किया, फिर उसके बाद ये हमारा जो है विल यू हेल्प मी लगा है, हमें इसको सिंपल बनाना है, इनकी यू विल हेल्प मी के तरीके से हमें इसे चेंज करना है। नरेशन में इंटेरोगेटिव को फॉर्म हम सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। तो यू सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या होगा, शी सेड टू हर फ्रेंड के लिए बोला है, उसकी फ्रेंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस लगाना है। फ्रेंड के लिए हमने शी यूज कर दिया, उसका सब्जेक्टिव केस शी होगा। विल का चेंज किस में होगा, वुड में होगा। हेल्प हर, मी हमारा जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, हमें यहाँ पर इसका भी ऑब्जेक्टिव केस लगाने की जरूरत है, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राधा सेज इट इज रेनिंग हैवीली, राधा कहती है कि ये जो है वो बहुत ही हैवी बारिश हो रही है, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे शेज लगा हुआ है जब, तो सेज को हम चेंज नहीं करते हैं किसी के अकॉर्डिंग। अगर सेड टू होता, टोल्ड में चेंज होता, तो सेज है तो सेज का सेज ही रहेगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ही, यहाँ थोड़ी सी गलती होगी है। तो यहाँ पे इट इज रेनिंग हैवीली लिखा हुआ है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज होगा, जो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। एलिमिनेट कर दिया, बाकी रूल्स की तरफ हम गए ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, He said to the driver, "Be quick." वो ड्राइवर से कहता है "Be quick", यानी कि जल्दी करो। तो वो ड्राइवर को क्या कर रहा है, कोई किसी का ड्राइवर है, वो उसको ऑर्डर करेगा, है ना, या बोला जा रहा है, तो said to को चेंज किया जाता है यहाँ पे ऑर्डर्ड की फॉर्म में। जब इस तरीके से बात होती है तो he ordered the driver, और यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इंपैरेटिव सेंटेंस होता है, जहाँ पे एडवाइस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो वहां पे टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। बाकी सारी की सारी चीजें वैसी ही रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप लोगों को यहाँ पर जो है वो मेंशन की हुई है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे आपको जो है वो डायरेक्शन गिवन है, रीअरेंज द फॉलोइंग 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस दिए हैं, रीअरेंज करने हैं आपने। पहला पोर्शन है आपके पास, यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। He should list all the cause, उसने जो है वो उसे करनी चाहिए, सारे के सारे जो भी causes हैं उसको लिस्ट बनानी चाहिए। Then implement it, और उसको implement करना चाहिए। After pinpointing, he should consult others, pinpoint करने के बाद उसको लोगों से बाकियों से कंसल्ट करना चाहिए। The manager should identify the problem, जो मैनेजर है उसको क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 68 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बन रही है, तो ये हमने सारी चीजें देखी। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए, तो देखो सब्जेक्ट हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 चीजें हैं हमारे पास। तो यहाँ पे द मैनेजर शुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले तो उसको क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कोई भी चीज है। उसके बाद आफ्टर पिन पॉइंटिंग, जब वो प्रॉब्लम को पिन पॉइंट कर देता है उसको बाकियों से कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए, सारे के सारे जो भी कारण हैं, ही शुड लिस्ट ऑल द कॉजेज, और उसको सारे की सारी चीजों के कॉजेज को जो है वो लिस्ट बनानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, और ये चौथा होगा। तो यानी कि सबसे पहले 4th होगा, फिर 3rd होगा, फिर 2nd होगा, फिर 1st होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने याद रखना है, ये आपके पास जो है वो सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगेन आपको रीअरेंज करने हैं। सो सर्विसेज फॉर्मुलेटेड एंड कैरिड आउट द पॉलिसी, जो सर्विसेज है वो फॉर्मुलेट हो रही है एंड कैरिड आउट द पॉलिसी, और पॉलिसी को कैरी आउट किया जा रहा है। नाउ द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्टर्स, अब जो है वो पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट हो रही है मिनिस्टर्स के द्वारा। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट वर नॉट डिफरेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, और जो सरकार है वो डिफरेंट नहीं थी। इन द पास्ट इट वर्कड अंडर अथॉरिटेरिज्म, ठीक है। जो हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि वो वर्क करते हैं किस चीज के अंदर, अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पुराने टाइम की, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल वही सीक्वेंस बनेगा कि इन द पास्ट
इट वर्क, वो अगर हम पास्ट की बात करें तो वो जो है वो अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर जो है वो वर्क करते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट थी। नाउ जो पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो फॉर्मुलेट की गई। सो पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड एंड कैरिड आउट बाय द पॉलिसी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले फोर्थ होगा, फिर थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा, फिर हमारा जो है वो फर्स्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन आपको रीअरेंज करने हैं। दैट टेक्निक ब्रॉट सक्सेस, वो जो आपकी तकनीक है उससे हमें क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। वी चैंपियनड द कॉज ऑफ अदर्स कंट्री, जो हम जो है वो कारण बनते हैं चैंपियन अदर कंट्री के। वी फॉट इट विद अ स्पेशल टेक्निक, हमें जो है इस चीज को लड़ना चाहिए स्पेशल टेक्निक के माध्यम से। वी आर हैप्पी दैट दे अचीव्ड फ्रीडम, हम खुश हैं कि उनको जो है वो आजादी मिली, अचीव मिली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कि क्या बोला गया है? वी फाउंड इट विद अ स्पेशल टेक्निक, हमें जो है इस चीज के साथ में लड़ना चाहिए, स्पेशल टेक्निक के थ्रू हमें फाइट करना चाहिए। दैट टेक्निक, हम बोल रहे उस टेक्निक के बारे में बात करें कि दैट टेक्निक हमें जो है वो तकनीक हमें सक्सेस दिला सकती है। वी चैंपियन द कॉज ऑफ अदर्स कंट्री का कारण बनते हैं। सो वी आर हैप्पी दैट दे अचीव्ड फ्रीडम, हमें खुशी है कि वो जो है वो अचीव कर रहे हैं फ्रीडम को। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 टू 74 पे आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिवन है। कंप्लीट करना है आपको सेंटेंस जो यहाँ पे आपके पास नीचे दी गई है। प्लीज टेल मी, प्लीज मुझे बताइए, वेयर इज द बस स्टॉप, वेयर द बस स्टॉप बी, वेयर स्टॉप द बस, वेयर द बस स्टॉप इज। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोला जा रहा है प्लीज मुझे बताइए, क्या बताना है कि बस स्टैंड कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब कभी इस तरीके से पूछा जाता है तो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना वो लास्ट में जाता है। जब आप किसी से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहे हो, वेयर द बस स्टॉप इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की आप लोगों को यहाँ पर जो है वो डिटेल दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे when a question like where is the bus stop, बस स्टॉप कहाँ है, embedded with another sentences के साथ में please tell me आपके पास इस तरीके से आता है, तो ये हमें noun clause को identify कर रहा है। and the word order changes from questions form, तो ये question की form को change कर देता है। तो statement यहाँ पर जो है वो change हो जाती है। पहले ये verb subject होता था to statement, अब ये subject verb यहाँ पर हो जाएगा। तो where is the bus stop, ये आपके पास original question था, where is the bus stop। एम्बेडेड क्वेश्चन नाउन क्लॉज के साथ में वेयर द बस स्टॉप इज यहाँ पे बन जाएगा। तो ऑप्शन ए और सी रिटेन द क्वेश्चन वर्ड ऑर्डर, ऑप्शन बी यहाँ पर ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन बी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शी सेड, वो कहती है, उसने कहा दैट शी वॉज हंग्री, कि वह जो है वो हंग्री थी। शी हंग्री या शी बी हंग्री, तो शी बी हंग्री या हर वॉज हंग्री, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन बोला गया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? शी सेड, जब सेड लग गया तो सेड के साथ में क्या आएगा? दैट लगेगा। तो वो कहती है कि वो हंग्री थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या अगेन यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म के बारे में बात हो रही है कि जब आपके पास, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि द रिपोर्टेड वर्ब था आपके पास सेड, इंप्लाई करता है वो दैट को, ओरिजिनल स्टेटमेंट को वॉज इन द पास्ट, जो कि पास्ट में थी। कंजंक्शन दैट इज कॉमनली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिपोर्टेड स्टेटमेंट को अगर आपको बताना है कि किसी ने कुछ कहा है तो हमें दैट लगाना है। द टेंस शिफ्ट फ्रॉम प्रेजेंट, जो टेंस है वो प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाएगा, आई एम हंग्री, टू पास्ट, शी वॉज हंग्री। ठीक है, आई एम हंग्री से जो है वो पास्ट में चली जाएगी चीजें। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो उसने कहा, तो वो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब बन गया। हमारा सेंटेंस होना चाहिए था कि मैं हंग्री हूं, तो जब वो पास्ट में चला गया, रिपोर्टेड स्पीच उसकी चेंज हो गई, तो वहां पे पास्ट बन गया, वॉज में चला गया हमारा क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, ये पूछा जा रहा है। व्हाट ही मीन, कि वो क्या कहता है। व्हाट डिड ही मीन, उसका क्या मतलब है। व्हाट डिड ही मिंट, कि वो क्या समझता है। व्हाट ही मिंट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई डिडंट नो लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बट ही मिंट जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास 71 में भी यही चीज बोली गई थी, नाउन क्लॉज है तो इसकी सेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन दिया हुआ है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो था आपके पास व्हाट डिड ही मीन, उसका क्या मतलब है, ठीक है। व्हेन एम्बेडेड आफ्टर आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब से, अब एंड द ऑक्सिलरी डिड जो है वो ड्रॉप हो जाता है, विद द पास्ट फॉर्म में हमने इसको पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। हैज इनकरेक्ट वर्ब टेंस है एंड रिटेन द क्वेश्चंस इन ऑर्डर एंड ऑक्सिलरी। डिड इज इनकरेक्ट फॉर एन एम्बेडेड यूज, ऑल्सो इनकरेक्ट मिंट विद डिड। यानी कि आपने सिंपल से यहाँ पे याद रखना है कि हाउ आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता। तो जब हम जा रहे हैं कि मुझे नहीं पता तो ये सिंपल फॉर्म में जाएगा व्हाट ही मिंट, कि उसका क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आई टोल्ड हिम। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा था, क्या कहा था ये पूछा जा रहा है। व्हाट द होमवर्क वॉज, कि होमवर्क क्या था, व्हाट वॉज द होमवर्क, What was to be homework? What is the homework? सेम उसी तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। जब हम टोल्ड की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, What the homework was हमारा जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे एम्बेडेड फॉर्म में और नाउन क्लॉज में आपके पास चीजें बनेंगी, ऑप्शन ए का आपने ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 to 78। Give one word for the following expression, choosing from those given under each expression। आपको वन वर्ड बताना है यहाँ पे। वर्क इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, जो भी कोई भी कब्र है उसके ऊपर जो वर्ड इंस्क्राइब होते हैं उसको क्या कहा जाता है, इयोलॉजी, एपिटफ, एपिग्राफ, इलोक्यून्स कहा जाता है, तो उसे एपिटफ कहा जाता है। तो जो वर्ड्स जो है वो कब्रों के ऊपर जो है वो उकेरे जाते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एपिटफ कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट है, यहाँ पे आपको बताया है। इयोलॉजी का मतलब क्या है, स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेज समवन और समथिंग, हाईली टिपिकली समवन हु हैज जस्ट डाइड, ठीक है। जो कोई भी स्पीच है या पीस ऑफ राइटिंग है, कोई उसने लिखा है, उसकी कोई प्रेज करता है, समवन, प्रेज समवन और समथिंग, किसी चीज की जो कि अभी अभी जो है समवन हु हैज जस्ट डाइड, उसकी अगर कोई करे उसको इयोलॉजी बोलेंगे। एपिग्राफ का मतलब है एक शॉर्ट कोटेशन होती है या सेइंग होती है, द बिगिनिंग ऑफ अ बुक और चैप्टर, मतलब किसी भी चीज की स्टार्टिंग में जो चीज बोली जाती है, या बोल सकते हैं इंस्क्रिप्शन ऑन अ बिल्डिंग और स्टैच्यू के ऊपर जो लिखी जाती है उसको एपिग्राफ बोलते हैं। एलोक्यूंस का मतलब है फ्लुएंट और परस्यूसिव स्पीकिंग और राइटिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड के लिए, एन ऑफिस विद नो वर्क नो हाई पे, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे सेनिक्योर कहा जाता है, जहां पे काम नहीं है लेकिन सैलरी जो है वो हाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है साइंक्योर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑनरेरी की बात करें तो ऑनरेरी का मतलब है कन्फर्ड एज ऑनर विदाउट द यूजुअल रिक्वायरमेंट और फंक्शंस और डन विदाउट रिसीविंग पेमेंट, बिना पेमेंट के हम कोई चीज अगर कर रहे हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब है बाय वर्च्यू ऑफ वंस पोजीशन और ऑफिस, उसका प्रभुत्व यानी कि ऑफिस पे। नेक्स्ट है वेरी विजिलेंट एंड कॉशियस, जो बहुत ही विजिलेंट है और कॉशियस है उसको मेटिकुलस कहा जाता है, फास्टिडियस कहा जाता है, एंशियस कहा जाता है या अलर्ट कहा जाता है। तो इसका जो है वो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन तीनों आपके करेक्ट आंसर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सारे के सारे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए वो सभी आपके पास जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ए, बी और डी तीनों आपके करेक्ट हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मेटिकुलेशन का मतलब भी क्या है, ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुली हम कोई चीज कर रहे हैं प्रिसाइज वे में। और आपके पास यहाँ पे फास्टिडियस है, उसको भी अटेंटिव और कंसर्न्ड वे में एक्यूरेसी के साथ में कोई चीज करते हैं। क्विक टू नोटिस यानी अनयूजुअल और पोटेंशियली डेंजरस और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस है, उसको भी हम मुश्किल से किसी चीज को कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे क्या है, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस करेक्ट होगा। एक ऑप्शन आपके पास डिफरेंट थी, एंक्शियस, उसका मतलब होता है अनईज और नर्वसनेस या एक्सपीरियंसिंग वरी, जहां पे हम चिंता को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट, अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा। एक ऐसी चीज, छोटी सी दुकान जहां से फैशनेबल क्लोथ्स को, कॉस्मेटिक्स को खरीदा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बुटीक कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे गिवन दी है। स्टोर का मतलब क्या है, लार्ज रिटेलर एस्टेब्लिशमेंट है सेलिंग वेरियस गुड्स, जहां पे अलग अलग चीजों को
स्थापित किया रखा होता है, मतलब स्टोर है आपको, कोई भी कपड़े का स्टोर है जहां पे एक्स्ट्रा चीजों को रखा जाता है, लार्ज रिटेल एस्टेब्लिशमेंट होती है। स्टॉल का मतलब है कोई भी स्टैंड है, बूथ है, छोटी सी शॉप है, वन फॉर सेलिंग गुड्स एट अ मार्केट और फेयर, जैसे मेले में रखी जाती है, स्टॉल लगाई जाती है छोटी छोटी। बूथ का मतलब है टेम्परेरी टेंट है, स्ट्रक्चर है मार्केट में मेले के लिए जो लगाया जाता है, जहां पे जो है आप यूज्ड फॉर सेलिंग गुड्स के लिए या प्रोवाइड इंफॉर्मेशन को जो है वो देने के लिए आप यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 79। क्या कहा गया है? द करेक्ट मस्कुलिन जेंडर पूछा गया है। व्हाट इज द मस्कुलिन ऑफ चिकन? तो चिकन आपके पास यहाँ पे बोला है, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मस्कुलिन पूछा है चिकन का, कि मस्कुलिन ऑफ चिकन के लिए मस्कुलिन क्या होगा? तो यहाँ पे चिकन मुर्गी के लिए यूज हो रहा है, मुर्गी टाइप मतलब होती है, वैसे ही आपके लिए, ठीक है। तो मेल चिकन को हम बोलते हैं रूस्टर, और जिसको कॉक भी बोलते हैं। और हैन जो है यहाँ पे अ हैन इज अ फीमेल चिकन को बोल रहे हैं हम हैन। उसके अलावा बुल दिया हुआ था, बुल जो है हमारा मेल काऊ होता है, और गूज जो है इज अ टाइप ऑफ वर्ड। गूज हमारे पास जो है वो फीमेल है ना, तो वो फीमेल है, बताया हुआ है आपके पास, वर्ड है। अब है मस्कुलिन पूछा है कि गूज का मस्कुलिन क्या होगा? ड्रेक होगा, बुल होगा, जेंडर होगा, गूज होगा। तो यहाँ पे गूज का क्या हो जाएगा? मस्कुलिन के फॉर्म पे जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जेंडर हो जाएगा। गूज का गीज होता है जब नंबर चेंज करते हैं हम, लेकिन गूज का जेंडर बोला है जब हमें मस्कुलिन बोला है चेंज करने के लिए, तो गूज अभी हमने बात की कि ये फीमेल है, इसका मस्कुलिन क्या होगा? जेंडर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक्सप्लेनेशन दी हुई है हर एक क्वेश्चन की, कि जो मेल गूज है उसको हम बोलते हैं जेंडर, और जो आपकी ड्रेक है वो मेल डक को बोला जाता है ड्रेक, और जो बुल है वो मेल काउ को बोला जाता है, और जो गूज है वो टिपिकली रेफर करता है फीमेल को और द स्पीसीज इन जनरल। ठीक है, सामान्य तौर पर स्पीसीज को भी बताने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नन। नन का आपको मस्कुलिन बताना है, तो इसका हो जाएगा मंक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ पे गिवन होती हैं। तो मंक जो है वो मेल मेंबर है रिलीजियस ऑर्डर में, ठीक है, लिविंग अंडर द वॉज ऑफ पॉवर्टी, चेस्टिसिटी एंड ओबीडियंस। दीज आर द डायरेक्ट मेल फीमेल काउंटर पार्ट्स इन रिलीजियस ऑर्डर्स पे अगर हम बात करें तो वो मंक का नन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्कुलिन जेंडर पूछा है मेयरेस का, तो मेयर का होता है मेयरेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेयर का मस्कुलिन क्या हो जाएगा? मेयरेस हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको बताया हुआ है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगेन आपसे जेंडर पूछा है, जो कॉल्ट है उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिली उसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। कॉल्ट किसको बोला जाता है? जो यंग मेल हॉर्स होता है उसको बोला जाता है, और जो फिली है वो यंग फीमेल हॉर्स को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन जेंडर पूछा है, तो आपके पास है राम। राम का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जो रैम है वो मेल शिप को बोला जाता है, और यू जो है वो अडल्ट फीमेल शिप को कहा जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 to 90 में आपसे प्रेपोजिशन पूछी है। द पुअर हैव टू वर्क डैश मॉर्निंग टू इवनिंग। जो एक पुअर है वो सुबह से लेके शाम तक जो है वो काम करता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? इन लगेगा, टू लगेगा, फ्रॉम लगेगा, बिफोर लगेगा। देखो, दो चीजों के बीच में बात हो रही है, तो जब मॉर्निंग टू इवनिंग लगा है, अगर मॉर्निंग एंड इवनिंग होता तो बिटवीन आता, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक की बात करते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम के साथ में हम टू प्रेपोजिशन कैरी करते हैं। ये वाला रिलेशन यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेज है आपकी फ्रॉम टू इज यूज्ड टू इंडिकेट अ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेवर लाफ डैश द डिसेबल्ड। कभी भी डिसेबल्ड के ऊपर हमें हंसना नहीं चाहिए, तो लाफ अपने साथ में फिक्स प्रेपोजिशन कैरी करता है। ऑप्शन नंबर डी एट प्रेपोजिशन आ जाएगा। नेवर लाफ एट द डिसेबल्ड यहां पर हो जाएगा। इडियम है ये भी, कभी भी किसी चीज के किसी चीज के ऊपर हंसने की जब हम बात करते हैं तो एट प्रेपोजिशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 87th क्वेश्चन, ही स्पोक डैश द सब्जेक्ट फॉर 2 hours रेगुलरली। वो उस चीज के ऊपर उसने बोला
किसी सब्जेक्ट के बारे में 2 घंटे बोला, कॉन्टिन्यूसली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, विद होगा। तो जब किसी चीज के सब्जेक्ट के ऊपर, किसी के संबंध में, किसी चीज के ऊपर बात करने के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे ऑन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब किसी सब्जेक्ट से रिलेशन में हम बात करें या किसी चीज के ऊपर बोलने के बारे में बात करें तो वहां पे क्या यूज हो जाएगा, डिटेल्ड डिस्कशन के लिए हम जो है वो ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है लिसन डैश व्हाट योर टीचर से। सुनो तुम्हारे टीचर क्या कह रहे हैं। तो लिसन के कॉन्टेक्स्ट में हम किसका यूज करते हैं, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो यानी कि सुनो तुम्हारे टीचर क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिसन इज ऑलवेज या ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रपोजिशन टू व्हेन इंडिकेटिंग what one is listening to और listen to music, listen to advice etc. इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वी गेट रेन्स डैश जुलाई एवरी ईयर। हमें जो है वो रेन देखने को मिलती है हर जुलाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका, जब भी मंथ आपके पास गिवन होता है तो उस मंथ के साथ में हम इन प्रपोजिशन जुलाई में बात कर रहे हैं हर साल की, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी आपके पास ईयर अगर गिवन है तो उसके साथ में हम इन प्रपोजिशन यूज करते हैं। For months and years, the preposition in is used. जैसे in July, in January, in 2025, कोई भी ईयर है उसके लिए on आता है स्पेसिफिक डेट्स के लिए। जैसे हम जुलाई 15 अगर बोला होता तो हम on यूज करते, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे जुलाई बोल रहे हैं तो वहां पे क्या लगेगा, in लगेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, we have a very good news dash him। हमारे पास बहुत ही अच्छी न्यूज है तुम्हारे लिए। For him होगा, ऑफ हिम होगा, टू हिम होगा या विद हिम होगा। तो विद की तो कहीं पर सेंस ही नहीं आ रही। मेरे पास तुम्हारे लिए, फॉर यू, हम बोलते हैं ना दिस इज फॉर यू, तो मेरे लिए तुम्हारे लिए न्यूज है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फॉर प्रपोजिशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो न्यूज फॉर हिम इज करेक्ट एंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशन मींस द न्यूज इज इंटेंडेड फॉर अ पर्टेन्स टू हिम, किसी के लिए है। न्यूज ऑफ हिम वुड इम्प्लाई मीन न्यूज अबाउट हिम, किसी चीज के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस जो हमने इंग्लिश के डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, मैंने आपको बीच में भी बताया, अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड है जो चाहता है इन सारी चीज़ों को, जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उनको डिटेल्ड वे में अगर पढ़ना है तो मैं आप लोगों को अगेन एक नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ। नंबर है आप लोगों के पास 7018186561। इस नंबर पर आपने जो है वो कॉल करनी है। आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग, आप यहाँ से पूछ सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। कोर्स के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस 4 to 5 आवर्स की प्रोवाइड कराई जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। उसके अलावा आप लोग जो है वहाँ पे मॉक टेस्ट भी देखोगे, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। कंप्लीट कोर्स की फीस जो है वो 3000 रुपीज रहेगी। कोई भी आपको अगर कोर्स के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग कुछ भी अगर बात करनी है तो इस नंबर पर आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के इतना ही, थैंक यू।